अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। फादर पायरी लेब्लांक ने कलम उठाकर कर्नल फैबर को ख़त लिखना शुरू कर दिया। उसके चेहरे से थकान साफ झलक रही थी, लेकिन आज ये ख़त ज़रूर लिखा जाना चाहिए। डियर कर्नल फैबर, तुमसे मिले बहुत ज़माना गुज़रा। एलिस ब्लू की जंग में तुम्हारे साथ शरीक तुम्हारे साथी तुम्हें बहुत याद करते हैं। तुम अपने आने की खबर दे दो तो मैं तुम्हें स्टेशन पर लेने पहुंच जाऊंगा। फ़कत तुम्हारा पायरी लेब्लांक। ख़त लिखकर उसने लिफाफा बंद किया, फिर गिरेबान में हाथ डालकर देखा, चांदी का क्रॉस मौजूद था। बेफिक्र होकर उसने छतरी उठाई और डाकखाने की तरफ चल दिया। डाकखाने से वापस आकर पायरी ने घर का दरवाज़ा अच्छी तरह बंद किया और हमेशा की तरह कुंडी में और सारे सुराखों में लहसुन के जवे लटकाने के बाद अपनी मुलाजमा, अपनी नौकरानी मैडम रिनायर को आवाज़ देकर दूध का गिलास लाने के लिए कहा। मैडम रिनायर पादरी के यहाँ उस वक्त से मुलाजिम थीं जब उसका शौहर रिनायर एलिस ब्लू की लड़ाई में मारा गया था। एलिस ब्लू की लड़ाई के साथ साथ उसे कस्बे की सराय का मालिक गैस्टन और उसकी लड़की याद आए तो उसके जिस्म में कपकपाहट सी दौड़ गई। गैस्टन की लड़की का शौहर एक नाजी था। दूसरी जंग अजीम के दौरान एक अंग्रेज़ फौजी कर्नल फैबर उनके गांव आया। वो स्विट्ज़रलैंड में एक खुफिया सड़क बनाना चाहता था जो फरार होने के काम आ सके। इस काम में गांव वालों का साथ देना बेहद ज़रूरी था। गांव वाले लगभग राज़ी थे, लेकिन गैस्टन ने गद्दारी की और नाजियों को कर्नल फैबर के मंसूबे यानी प्लान से आगाह कर दिया, यानी प्लान से ख़बरदार कर दिया। पायरी ने गैस्टन और नाजी मेजर की बातचीत सुन ली और इससे पहले कि बात फैले पायरी ने उन तीनों को ख़त्म कर दिया था। स्पष्ट रूप से ये एक हादसा ही मालूम होता था। उनकी कार खाई में लुढ़क गई थी और फिर उनके चीथड़े भी नहीं मिल सके थे। गांव वालों ने मिलकर सड़क बनाई और इस तरह सैकड़ों बल्कि हज़ारों जानें बच गईं। पायरी को जब भी वो खूनी लम्हे याद आते जब उसने कार को खाई में धक्का दिया था, तो वो अपने आप को ये कहकर तसल्ली देता कि उन 3 इंसानों की मौत ने अनगिनत बेगुनाहों को ज़िंदगी अता की है। सड़क के साथ फिर उसे कर्नल फैबर का ख्याल आया। वो ज़रूर बदल गया होगा। हैंडसम लंबा चौड़ा कर्नल फैबर अब 50 साल का हो गया होगा। 7 साल पहले वो यहाँ आया था। अब तक तो शायद उसके सर के बाल भी साफ हो चुके होंगे। पायरी अपने दिमाग में कर्नल फैबर के रंग रूप का खाका तैयार करने में खो गया कि अचानक खिड़की पर आहट सी हुई। पायरी ने झपट कर मेज से चांदी का क्रॉस उठाया और खिड़की की तरफ लपका। पर्दा हटाते ही वो पीछे की तरफ खिसक गया। चांद की रोशनी में खिड़की के शीशों की दूसरी तरफ एक चेहरा था, काला और डरावना सा। उसके होंठ खून में तर थे और लाल लाल होंठों के बीच सफ़ेद नुकीले दांतों की कतारें झांक रही थीं। उसने एक ठहाका लगाया। उसकी आवाज़ बेहद डरावनी थी, कुछ इंसानी और कुछ गैर इंसानी और कुछ जानवरों के जैसी। पायरी ने क्रॉस उठाकर शीशे के सामने लटका दी। क्रॉस पर नज़र पड़ते ही वो चीखने लगा। उसके हाथों की उंगलियां बहुत लंबी और नाखून नुकीले थे। पायरी ने खिड़की की चिटकनी खोल दी और हाथ में क्रॉस थामकर उसके चेहरे की तरफ बढ़ाया। उसकी भयानक चीख सुनाई दी और परों की फड़फड़ाहट की आवाज़ गूंजी, जैसे कोई बहुत बड़ी चमगादड़ उड़ रही हो और फिज़ा में एक अंधेरा सा साया फैल गया हो। उसकी नींद गायब हो चुकी थी। वैम्पायर के होठों पर ताज़ा खून लगा हुआ था। उसने फिर किसी बदनसीब को अपना शिकार बनाया था। पायरी ने अपनी छड़ी उठाई और क्रॉस हाथ में लेकर घर से निकल आया। उसका डायरेक्शन अपने दोस्त एंटोनियो लॉन्ग के घर की तरफ था, जो गांव का मेयर था। वो भी एलिस ब्लू के जंग में उनका साथी रह चुका था। आज उसने फिर किसी पर हमला किया है। वो मुझे अपना कारनामा दिखाने आया था।
पायरी ने एंटोनियो को देखते ही कहा। एंटोनियो ने अपनी बंदूक संभाल ली जिसमें चांदी की छोटी छोटी गोलियां भरी हुई थीं, और वो लालटेन लेकर देहातियों के घर की तरफ चल दिए। कस्बे के लोगों की जान और माल की जिम्मेदारी आखिर उन पर ही तो आती थी। थोड़ी देर बाद वो एक घर का दरवाज़ा खटखटा रहे थे। अंदर से सहमी सहमी आवाज़ में पूछा जाता, कौन है? और जब वो अपना नाम बताते तो बहुत ही एहतियात से दरवाज़ा खोला जाता, बहुत ही सावधानी से दरवाज़ा खोला जाता। गले में क्रॉस और लहसुन का हार पहने हुए लोग बाहर निकलते। इस तरह सारे घर देख लिए गए थे, लेकिन कोई भी आदमी कम नहीं था। तो फिर वैम्पायर दरिंदे ने किसका खून पिया था? पॉसिबल है किसी टूरिस्ट की शामत ने उसे घेर लिया हो और उस वैम्पायर ने उस टूरिस्ट का खून पी लिया हो। एंटोनियो ने ख्याल जाहिर किया, करीबी जंगल में अक्सर अकेले दुकेले टूरिस्ट कैंप डाले पड़े रहते थे। खैर, अब सुबह जंगल में जाकर देखेंगे। दूसरे दिन उन्होंने बस्ती वालों को इकट्ठा किया और फिर करीबी जंगल और पहाड़ों में मारे मारे फिरते रहे। उन्होंने कोई पेड़, कोई खोह नहीं छोड़ी। कुछ नहीं मिला। पायरी को यकीन था कि उसने दरिंदे के होठों पर ताज़ा खून देखा था। सूरज डूबने ही वाला था। तब उसकी दम तोड़ती हुई रोशनी में एक जगह कैंप का बचा खुचा सामान देखा। ऐसा लग रहा था कि उस जगह अच्छी खासी लड़ाई हुई है। वहीं एक जूता पड़ा हुआ मिला, जैसा कि बर्फीले इलाकों में घूमने के लिए जाने वाले लोग पहनते हैं। कैंप के बाकी बचे खुचे सामान की तलाशी लेने से मालूम हुआ कि यहाँ कोई लड़की रह रही थी। हमें किले में चलकर देखना चाहिए, वो ज़रूर वहीं होंगे। रात होने से पहले उनके ताबूत तलाश करके उन्हें ख़त्म कर दिया जाए तो अच्छा है, पायरी ने कहा। किले की तो हम कई दफ़ा तलाशी ले चुके हैं, एंटोनियो बोला। हमने तहखाने में कब देखा? पायरी ने कहा। तो अब देख लेते हैं। लेकिन जब किले में पहुंचे तो काफ़ी अंधेरा हो चुका था, इसलिए उन्हें वापस लौटना पड़ा। अगले दिन पायरी और एंटोनियो सराय में रात का खाना खा रहे थे। उस वक्त सराय में और कोई मौजूद नहीं था। अचानक दरवाज़ा खुला और एक नौजवान लड़की अंदर दाखिल हुई। उसका चेहरा पीला सा था और होंठ गुलाब की तरह लाल। वो कुछ लंगड़ा कर चल रही थी। पायरी ने टांगों पर नज़र डाली तो अपनी कुर्सी से उछल पड़ा। उस लड़की के एक पैर का जूता गायब था। पायरी ने लड़की की गर्दन देखनी चाहिए, लेकिन उसने बंद गले का कोट पहन रखा था। वो उनके करीब से गुजरी। गुड इवनिंग मैडम, पादरी ने कहा। गुड इवनिंग सर, लड़की ने जवाब दिया और उसके सफ़ेद दांत सराय के लैंप की रोशनी में एक लम्हे के लिए चमके। सफ़ेद और नुकीले दांत। तुम मर चुकी हो, पादरी ने धीरे से कहा। नहीं, मैं जिंदा हूँ, लड़की ने खोखली सी आवाज़ में जवाब दिया। तुम जिंदा मुर्दा हो, तुम वैम्पायर हो। ये कहकर पादरी ने क्रॉस उसके सामने कर दी। उसने लरस कर आंखें बंद कर लीं। पायरी ने अपनी छड़ी का दस्ता पकड़कर खींचा। लैंप की रोशनी में एक धारदार और पतली सी तलवार चमकी। पायरी ने तलवार की नोक लड़की के सीने पर रख दी। ठीक उस वक्त झटके से दरवाज़ा खुला। एक भयानक शख्स भागता हुआ अंदर आया। उसने नुकीले पंजे पायरी के हाथ में चुभोए और लड़की को घसीटकर दौड़ता हुआ बाहर निकल गया। काश कर्नल फैबर जल्दी आ जाए, हमें उसकी बहुत ज़रूरत है, पायरी बोला। अगले दिन कर्नल फैबर आ गया। अगले दिन कर्नल फैबर उनके बीच मौजूद था। उसमें ज़रा भी बदलाव नहीं हुआ था, सिर्फ सर के बाल कम हो गए थे। जिंदा दिली वही थी, आँखों की चमक वही थी। जब उसे सारी घटनाएं मालूम हुई कि किस तरह गांव के सारे घरों के दरवाजे शाम से पहले ही बंद हो जाते हैं और फिज़ा में लहसुन की महक बस जाती है, लोग क्रॉस गले में डाले फिरते हैं, तो वो बहुत हंसा। हंसने में उसके सफ़ेद मोतियों जैसे दांत बहुत ही भले लगे। उन दिनों उसकी सेहत पहले से भी ज़्यादा अच्छी हो गई थी। चेहरे पर खून दौड़ गया था और वो पहले से ज़्यादा निडर और जियाला हो गया था।
اس نے فوراً گاؤں کے نوجوانوں کی ٹولی بنائی، سب کے ہاتھوں میں لوہے کی سلاخیں دیں اور لالٹین اور ٹارچیں۔ یہ لوگ قلعے کی طرف روانہ ہو گئے۔ صبح ہونے میں 1 گھنٹہ باقی تھا۔ جب وہ قلعے میں داخل ہوئے تو صبح کی روشنی پھوٹ رہی تھی۔ یہ ویمپائر کے آرام کا وقت تھا، وہ اب اپنے ٹھکانوں کی طرف لوٹ رہے ہوں گے۔ فیبر نے نوجوانوں کو قلعے کے چاروں طرف بھیج دیا۔ اس کے دائیں بائیں پائری اور اینٹونیو تھے۔ جو ہی سورج کی پہلی کرن نے آنکھ کھولی، قلعے کے سامنے 2 کالے سائے لہرائے اور فضا میں پروں کی پھڑپڑاہٹ گونجی۔ نوجوانوں نے دل میں پوتر منتر پڑھنا شروع کر دیا اور ان کے ہاتھ کراس پر جم گئے۔ سائے نزدیک آتے جا رہے تھے۔ روشنی! کرنل چلایا اور لالٹین ٹارچیں جل اٹھیں۔ سایوں نے چیخ ماری اور پیچھے ہٹ گئے۔ فیبر جانتا تھا کہ تیز روشنی ان کے ہاضمے کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ اگر تم ہتھیار ڈال دو تو ہم تمہاری آتماؤں کو اس عذاب سے آزاد کر دیں گے، فیبر نے چلا کر کہا۔ ہم تم انسانوں سے ہار نہیں مان سکتے، ویمپائر نے گرج کر کہا۔ ہمیں جانے دو ورنہ ہم تم سب کو تباہ کر دیں گے۔ تو آؤ تم بھی مزہ چکھ لو، فیبر نے چیلنج کیا۔ وہ سائے آگے بڑھے اور جھپٹ کر ان کے بیچ آ پہنچے۔ بندوق کی آواز آئی۔ اینٹونیو اپنی چاندی کی گولیاں بھری بندوق سے لگاتار فائر کرنے لگا۔ اگلے لمحے 2 جسم مرے پڑے تھے۔ دن کی روشنی پھیلی تو گاؤں والوں نے دیکھا کہ لڑکی کا چہرہ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ 1 ہفتے پہلے مری ہو، اور دوسرے شخص کی لاش تو گل گئی تھی۔ فیبر نے دونوں لاشوں پر فاتحانہ نظر ڈالی اور اس کے ہونٹوں پر عجیب سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ لال ہونٹوں میں سے سفید دانت چمکے اور اس نے خود سے دھیرے سے کہا، اب میں آزاد ہوں، اب میرے شکار میں کوئی شریک نہیں۔ اور پھر وہ فضا میں کھل گیا اور غائب ہو گیا۔ اس کی منزل قلعے کا تہخانہ تھا۔ وہ وہاں جا کر آرام کرے گا، اور جب رات کو قصبے کے لوگ بے پرواہ ہو کر سوئیں گے تو اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو پلیز لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔